खंड अ में अपठित गद्यांश आता है। सबसे पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से रिलेटेड होता है, तो हम देख लेते हैं। अपठित गद्यांश जो है 5 अंक का होता है। एक एक अंक के 5 प्रश्न होते हैं, तो देख लेते हैं, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम 2 बार इसे जरूर पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि ये अपठित होता है, अपठित होने के कारण ये जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पढ़ा हुआ नहीं है आपका, तो इसलिए इसको 2 बार जरूर पढ़ें। जहाँ जहाँ कोई मुख्य बात आती है, कोई शब्द आते हैं, तो उस पर पेंसिल से अंडरलाइन हल्की सी जरूर कर लें, ताकि प्रश्नों को हल करते समय आपको उत्तर ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं। विज्ञान शिक्षण के पक्षधरों ने कल्पना की थी कि शिक्षा में इसकी शुरुआत पारंपरिकता, कृत्रिमता और पिछड़ेपन को दूर करेगी। यह सोच पुराने समय से चली आ रही है। तथ्य प्रचुर पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आलोचना, चुनौती, सृजनात्मकता व विवेचनात्मकता का अभाव था, आदि के कारण पैदा हो रही थी। मानवतावादियों ने सोचा था, आदि के कारण यानी शुरुआत के कारण मानवतावादियों ने सोचा था कि वैज्ञानिक पद्धति मध्यकालीन मतवाद के अंधविश्वासों को जड़ से मिटा देगी, किंतु हमारे शिक्षकों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं की समझ को भी प्रेमचंद की कहानियों की तरह केवल पढ़ा व रटा कर उन्हें नीरस बना दिया। शिक्षा में विज्ञान शिक्षण सम्मिलित करने के लिए यह तर्क दिया गया था कि इससे बच्चे विज्ञान की खोजों से परिचित हो सकेंगे तथा अपने वास्तविक जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ सीखेंगे। वे वैज्ञानिक विधि का अध्ययन कर तार्किक रूप से कैसे सोचना है के कौशल में पारंगत होंगे। इन उद्देश्यों में से केवल पहले ही में एक सीमित सफलता मिली है। दूसरे व तीसरे में व्यावहारिक रूप से बच्चे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अधिकतर बच्चों से भौतिकी और रसायन विज्ञान के तथ्यों के बारे में कुछ जानने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वे शायद ही जानते हों कि उनका कंप्यूटर अथवा कार का इंजन कैसे कार्य करते हैं, अथवा क्यों उनकी माताजी सब्जी पकाने के लिए उसे छोटे टुकड़ों में काटती है, जबकि वैज्ञानिक पद्धति में रुचि रखने वाले किसी भी उज्जवल लड़के को ये बातें सहज रूप से ही ज्ञात हो जाती हैं। अब आगे देखें। और वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा अधिकांश विद्यालयों में भली प्रकार से नहीं दी जा रही है। दरअसल शिक्षकों ने अपनी सुविधा और परीक्षा केंद्रित सोच के कारण यह सुनिश्चित कर लिया है कि छात्र वैज्ञानिक पद्धति ना सीखकर ठीक उसका उल्टा सीखें, अर्थात वे जो बताएं उस पर आंख मूंद कर विश्वास करें और पूछे जाने पर उसे जस का तस परीक्षा में लिख दें। वैज्ञानिक पद्धति को आत्मसात करने के लिए लंबे व्यक्तिगत अनुभव तथा परिश्रम व धैर्य पर आधारित वैज्ञानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, और जब तक इसे संभव बनाने के लिए शैक्षिक व सामाजिक प्रणालियों को बदल नहीं दिया जाता है, वैज्ञानिक तकनीकों में सक्षम केवल कुछ ही बच्चे सामने आएंगे तथा इन तकनीकों को आगे विकसित करने वालों की संख्या इसका भी अंश मात्र ही होगी। अब ये था पैराग्राफ जो कि अपठित गद्यांश से संबंधित है। अब इसके प्रश्नों को हम देखें, तो जल्दी से प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहाँ जल्दी से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में हम परीक्षा भवन में बैठे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम किसी प्रश्न पर अधिक देर तक सोच पाएं। इसलिए एक एक जब आप पढ़ें तो हाथ में पेंसिल या पेन लेकर पढ़ें। हर एक शब्द को छू कर जैसे निकलते हैं, हर एक शब्द पर हाथ रखकर, फिंगर रख कर आप पढ़ेंगे तो हर एक शब्द हमारे दिमाग में अंकित होता चला जाता है। इसीलिए बार बार जोर दिया जाता है कि इसे कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें।
अब हम इस पे प्रश्नों पर आ जाते हैं। प्रश्न है, लेखक का तात्पर्य है कि शिक्षकों ने अपने सीमित ज्ञान के कारण विज्ञान पढ़ाने में रुचि नहीं ली, विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया है, बच्चों को अनुभव आधारित ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, मानवतावादियों का समर्थन करते हुए कार्य किया है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अपने सीमित ज्ञान के कारण विज्ञान पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। इस पर हम टिक लगा देंगे पहले ऑप्शन पर, है ना। और उसके बाद देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। स्कूल शिक्षा में विज्ञान शिक्षण के प्रति लेखक का क्या रवैया है? पहला है तटस्थ, सकारात्मक, व्यंग्यात्मक या नकारात्मक। तो नकारात्मक रवैया हमने देखा कि स्कूल शिक्षा में विज्ञान शिक्षण के प्रति लेखक का रवैया नकारात्मक रहा है, इसलिए हम नकारात्मक पर टिक लगाएंगे। ग है कथन ए और कारण आर। ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इसमें दो तरह से आंसर देना होता है, इसीलिए इस पर थोड़ा समय लगाना, सोच कर लगाना होता है, सोच कर इसका प्रश्न करना होता है। कारण, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए कहता है शिक्षा में विज्ञान शिक्षण का चलन विज्ञान की खोजों तथा वास्तविक जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में सीखने के लिए किया गया है। अब कारण आर कहता है कि मानववादियों के अनुसार विज्ञान का शिक्षण अंधविश्वासों को जड़ से मिटा देगा। अब ये कारण और कथन दोनों को हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब इसके अनुसार हमने ये विकल्प चुनने हैं। विकल्पों में हमें आंसर देना है कि विकल्प सही कौन सा है। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखेंगे कि पहला विकल्प है कि कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। दूसरा विकल्प कहता है कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। और तीसरा ऑप्शन है कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, है ना। तो क्योंकि हमने क्या देखा था कि मानवतावादियों के अनुसार विज्ञान का शिक्षण अंधविश्वासों को जड़ से मिटा देगा, अंधविश्वासों को जड़ से मिटा देगा, यानी कि ये व्याख्या सही नहीं है। इसलिए हम तीसरे पर आ जाते हैं कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, है ना। तो इस पर हमने टिक लगाया। अब हम घ पर आ जाते हैं। घ प्रश्न है, लेखक वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने में विफलता के लिए निम्नलिखित किस कारक को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराता है? पहला है शिक्षक या शिक्षा परीक्षा के तरीके, प्रत्यक्ष अनुभव की कमी और सामाजिक और शिक्षा प्रणाली। इसके भी दो तरह से हमें उत्तर देने हैं, पहले इसको देखना है, फिर उसके बाद विकल्प चुनना है कि सही विकल्प कौन सा है ना। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षक परीक्षा के तरीके, प्रत्यक्ष अनुभव की कमी या फिर सामाजिक और शिक्षा प्रणाली। और विकल्प क्या कहते हैं? केवल एक सही है, केवल एक तथा चार सही हैं और केवल 3 सही है, प्रत्यक्ष अनुभव की कमी। और चौथा विकल्प है 2 तथा 3 सही है, 2 तथा 3 सही है। अब इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष अनुभव की कमी यानी कि केवल 3 सही है, इस पर हम लगाएंगे क्योंकि यही बात है ना, इसी वजह से पद्धतियों को समझ नहीं पाते हैं कि क्यों प्रत्यक्ष अनुभव की कमी होने के कारण। तो ये केवल 3 सही है, ये विकल्प हमारा सही, इस पर हमने टिक लगा दिया। अब ङ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। ङ ये प्रश्न है, यदि लेखक वर्तमान समय में आकर विज्ञान शिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहे तो निम्नलिखित में से किस प्रश्न के उत्तर में दिलचस्पी लेगा? निम्नलिखित में से किस प्रश्न के उत्तर में दिलचस्पी लेगा? यदि लेखक वर्तमान समय में आकर विज्ञान शिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहे तो देखें कैसे है। क्या छात्र दुनिया के बारे में अधिक जानते हैं? क्या छात्र प्रयोगशालाओं में अधिक समय बिताते हैं?
क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं? तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं। क्या पाठ्य पुस्तकों में तथ्य आधारित सामग्री बढ़ी है? यदि लेखक वर्तमान समय में आकर विज्ञान शिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहे तो निम्नलिखित में से सुनिश्चित करना चाहे तो हाँ, तो ये वर्तमान काल में जो छात्र हैं वो तर्क की ओर ध्यान देते हैं, तर्क जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही जा रहा है। क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं? इस पर विचार करना होगा। सुनिश्चित करना चाहे तो निम्नलिखित में से किस प्रश्न के उत्तर में दिलचस्पी लेगा? इस प्रश्न पर दिलचस्पी लेगा, है ना। उसके बाद देखें प्रश्न अब 2 आ रहा। 2 में पद्य होता है, 2 में पद्यांश होता है। ये भी 5 अंक का होता है। हर एक इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं, 1-1 मार्क्स के, 1-1 अंक के। इसको देख लें। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये एक सॉन्ग भी है। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये कविता है जो गद्यांश है, जो अपठित पद्यांश के रूप में ये दिया है। अब इस पर भी देख लें। प्रश्न का है, कविता का मुख्य रूप से वर्णनीय विषय है। कविता का मुख्य रूप से वर्णनीय विषय है, क्या है? स्वप्नों की समाप्ति, यौवन का ढलाव, या इच्छाओं का अधूरापन, या जीवन की परिवर्तनशीलता व मानव की व्यवस्था। नहीं, अभी हमने देखा नींद भी खुली न थी कि हाय धूप चल गई, हाय धूप ढल गई, पांव तलक उठे न थे कि जिंदगी फिसल गई, यानी कि हम सोचते रह गए और इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। तो यहाँ पे इच्छाओं का अधूरापन, इस पर हम टिक करेंगे। इस कविता में क्या विषय है कि इच्छाओं का अधूरापन, इस बात पर जोर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, गीत अश्क बन गए का अर्थ क्या है? प्रसन्नता दुखों में बदल गई। हाँ, अश्क बन गए, गीत अपूर्ण रह गए, गीतों का रूप बदल गया, सुखद गीत दुखद गीत में बदल गए, सुखद गीत दुखद गीत बन गए। तो यहाँ पे क्या है? गीत अश्क बन गए, प्रसन्नता दुखों में बदल गई। यहाँ पे हम इस पर टिक लगाएंगे, प्रसन्नता दुखों में बदल गई, क्योंकि हम परछाइयों के पीछे भागते रहे और जो इच्छाएं जो हाथ में है उसको हम देख नहीं रहे, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा लिए हुए हम आगे आगे भाग रहे हैं, और धुआं धुआं पहन गए। मतलब जो हाथ में था वो भी फिसलता चला गया, धुआं बन के उड़ गया, और जो पास था उसका हमने कद्र नहीं की। यानी प्रसन्नता हमारे पास थी, उसको हमने ध्यान नहीं दिया, और वो प्रसन्नता भी दुखों में बदल गई। इस तरह से इसका अर्थ ये बनता है। अब आगे देखिए, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, पंक्ति में अलंकार है। स्वप्न झरे फूल से, झरे फूल से मतलब फूल के समान, और मीत चुभे शूल से, शूल से यहाँ पे से आया फूल से, स्वप्न झरे फूल से, फूल के समान से आया हुआ है, और शूल से भी में भी ये शूल के समान आया, से शब्द आया हुआ है। इसके कारण ये ये उपमा अलंकार यहाँ बैठ रहा है। हालांकि इसमें रूपक अलंकार भी हो सकता है। शूल चुभे, शूल जो है वो कांटे हैं, कांटे रूपी। मीत जो है, मीत यानी मित्र, मित्र जो है वो शूल के समान, शूल रूपी मित्र चुभे। यहाँ पे से लगा हुआ है, से के कारण हम इसे उपमा अलंकार देंगे। और अगर हम मीत चुभे शूल के समान देखें तो वो रूपक अलंकार बनता है, लेकिन से के कारण ये उपमा अलंकार है। फूल से यानी फूल के समान, शूल से यानी
कांटों के समान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। पंक्ति के तात्पर्य हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अब ये बताया हुआ है, इसमें दो तरह से प्रश्न हमें ढूंढने हैं। ये घ प्रश्न है जिसके दो तरह से हमें ढूंढने हैं उत्तर। एक तो ये है, उसमें से विकल्प में से हमें उत्तर चुनना है। गायक वृंद चला गया, उसका स्वर रह गया, उम्र का अंतिम पड़ाव आ गया, किंतु इच्छाओं का उबाल ना रहा। है ना, ये लाइन आई थी ना, इच्छाओं का उबाल बना रहा। पथिकों के चले जाने पर पथ की धूल बाकी रह गई, बंजारे चले गए पर शोर सुनाई देता रहा। यह उम्र का अंतिम पड़ाव यहाँ पे था ना, लाइन के अनुसार क्या था कि उम्र चली गई और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो इस लाइन के अनुसार उम्र का ये वाला लाइन जो है सही है। इसके अनुसार हम ये कहेंगे केवल दो सही है, क्योंकि ये दो वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इनमें से दूसरा कथन सही था। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। ङ प्रश्न क्या कहता है? कहता है चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। है ना, यहाँ पे भी उम्र की बात कही गई है। तो पंक्ति का आशय है जीवन बीत गया, इच्छाएं अधूरी ही रह गई। इच्छाओं को पूरा करने में जिंदगी बिता दी। चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। जीवन बीत गया, इच्छाएं अधूरी ही रह गई। इच्छाओं को पूरा करने में जिंदगी बीत गई और इच्छाओं से जिंदगी हार गई। जिंदगी चली गई पर इच्छाएं नहीं गई, ये है ना। पर उम्र चाह तो निकल सकी ना, यानी कि निकल सकी मन में ही रह गई। जिंदगी चली गई पर इच्छाएं नहीं गई। तो यहाँ अधूरी की बात नहीं है, यहाँ ये भी आ सकता था। यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए जीवन बीत गया, इच्छाएं अधूरी नहीं, इच्छाएं बनी ही रहीं, इच्छाएं गई ही नहीं, मन में बनी ही रहीं, लेकिन जिंदगी चली गई लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो ये जिंदगी चली गई पर इच्छाएं नहीं गई, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा कि ये घ। ठीक है, ये पद्यांश दो आते हैं जिसमें से एक करना होता है, तो यहाँ भी हम दूसरा कर रहे हैं। ये अथवा जो लिखा, अथवा का मतलब यानी दोनों में से कोई एक करना है। तो दूसरा पद्यांश इस तरह से, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब गीतकार मर गया, चांद रोने आया, चांदनी मचलने लगी, कफन बन जाने को, मलयानिल ने शव को कंधों पर उठा लिया, वन ने भेजे चंदन श्रीखंड जलाने को। सूरज बोला यह बड़ी रोशनी वाला था, मैं भी ना जिसे भर सका कभी उजियाले से, रंग दिया आदमी को भीतर की दुनिया को, इस गायक ने अपने गीतों की लाली से। अब आगे की पंक्तियां भी देख लें। बोला बूढ़ा आकाश ध्यान जब यह धरता, मुझ में यौवन का नया वेग जग जाता था, इसके चिंतन में डुबकी एक लगाते ही, तन कौन कहे मन भी मेरा रंग जाता था। अब ये जो था शब्द आ रहा है, था शब्द ये बता रहा है कि किसी के गुजर जाने के बाद की बात हो रही है। तो अब देखते हैं कि यानी कि ये राइटर के गुजरने की बात हो रही है। इसमें देवों ने कहा बड़ा सुख था इसके मन की गहराई में डूबने और उतराने में, माया बोली मैं कई बार थी भूल गई, अपने को गोपन भेद इसे बतलाने में। आगे की पंक्तियां भी देख लें। योगी था बोला सत्य भागता मैं फिरता, यह जाल बढ़ाए हुए दौड़ता चलता था, जब जब लेता यह पकड़ और हंसने लगता, धोखा देकर मैं अपना रूप बदलता था, मर्दों को आई याद बांकपन की बातें, बोले जो हो आदमी बड़ा अलबेला था, जिसके आगे तूफान अदब से झुकते हैं, उसको भी इसने अहंकार से झेला था। ये पद्यांश है जो अपठित है। अब इसके
प्रश्नों पर हम आ जाते हैं। यह चांद के रोने का क्या कारण था? कथन पढ़कर सही विकल्प को चयन करें। अब इसके दो तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले इनको पढ़ेंगे, इसके अनुसार विकल्पों में से चुनेंगे कि इसमें से कौन सा कथन सही है। गीतकार की मृत्यु से दुखी था, वातावरण के प्रदूषण से त्रस्त था, चंद्र ग्रहण के कारण कष्ट से रो रहा था, सूर्य की गर्मी से परेशान था। यानी कि इसलिए कविता पढ़ने से हमें ये लग रहा ना कि किसी की मृत्यु है, यानी कि गीतकार यानी कि जिसने लिखा है, तो गीतकार की मृत्यु से दुखी था, ये कथन सही है। इसके लिए हमने यहाँ पे निशान करके अब इसमें देखते हैं कथन 1 या 2 सही है, कथन 2 व 3 सही है, या कथन 4 या 3 सही है, या केवल कथन 1 सही है। तो इसके अनुसार कथन 1 सही है, इस पर हम टिक लगा देंगे, कथन 1 सही है। ख प्रश्न है हमारे सामने, चंदन और श्रीखंड की विशेषता। यह सुगंधित होती है, इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में होता है, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त कोई नहीं ना। तो यह सुगंधित होती है, चंदन, क्योंकि चंदन तो सुगंधित होता ही है, और श्रीखंड भी, तो इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में होता है। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए हम तीसरे पर हम लगाएंगे कि इसमें उपर्युक्त दोनों सही का बताया है, इसलिए हम ये सही है। इसलिए गा पर आ जाते हैं। गीतकार की याद पर आकाश में क्या परिवर्तन हुए? आकाश जवान हो जाता है, वह बाहर से ऊर्जावान महसूस करता है और वह भीतर से ऊर्जावान महसूस करता है। गीतकार की याद पर आकाश में क्या परिवर्तन हुए? वह आकाश जवान हो जाता है, वह बाहर से ऊर्जावान महसूस करता है, वह भीतर से ऊर्जावान महसूस करता है, यह उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये तीनों ही बातें आ रही हैं कि यानी कि उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ये वाला ऑप्शन सही है, इस पर कर देते हैं। अब आगे है गीतकार की मृत्यु। गीतकार की मृत्यु पर मर्दों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? गीतकार की प्रशंसा की, गीतकार को अलबेला और बांका बताया, है ना, और गीतकार को स्वाभिमान बताया। तो ये सभी तीनों ही चीज़ें, गीतकार की प्रशंसा भी की, अलबेला और बांका भी बताया, और स्वाभिमानी भी बताया। तो इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए कहता है कि पुरुषों मर्दों ने गीतकार को स्वाभिमान बताया, और कारण आर कहता है गीतकार अलबेला और बांका था। ये दोनों ही सही है ना। मर्दों ने गीतकार को स्वाभिमान, तो दोनों ही बातें सही हैं। तो इसको अनुसार हम देखेंगे, कथन ए सही है, परंतु आर कारण गलत है, नहीं, गलत नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। कथन ए सही है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, ये सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन 2 हमारा सही, इस पर टिक लगा देते हैं। तो इस तरह से आज हमने गद्यांश और पद्यांश दोनों को हल किया है। आप अच्छे से खुद की सेल्फ स्टडी में इसका अभ्यास जरूर करें। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक इसका अभ्यास अधूरा रहेगा, इसीलिए सेल्फ स्टडी अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही।